हेलो एंड वेलकम। एफडब्ल्यू विनय सर मेंटी और मैं हूं आपका टीचर एंड दोस्त विनय। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशन के बारे में हम बैकग्राउंड से लेकर के अभी तक का सारा सिनेरियो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशंस मैं लिख देता हूं, यूनाइटेड नेशंस हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। आज हम इसके बारे में फुल सिनेरियो जानेंगे कि इसके बैकग्राउंड क्या है और बात करें 2020 यानी कि अभी तक क्या कुछ होता रहा है। यूनाइटेड नेशंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यूनाइटेड नेशन की जो बैकग्राउंड है वो होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। याद रखना, जिस टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, यानी कि आप जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 से लेकर के 1918 तक। जिस टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है उसके बाद जब 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो पूरे विश्व में पीस के लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता थी और एक लीग बनाई गई जिसे जाना जाता है, ध्यान रखना, लीग ऑफ नेशंस के नाम से। ध्यान रखना, लीग ऑफ नेशन, जिसका आपका गठन किया गया था 1920 में। अब लीग ऑफ नेशंस जो था वो एक फॉर्म बनाई गई थी, क्या करने के लिए कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है उसी तरह से आगे भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर होता है तो ध्यान रखना, चाहे कोई देश जीतने वाला हो या कोई देश हारने वाला हो, नुकसान दोनों तरफ के देशों को झेलना पड़ता है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब 18 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो कुछ देशों ने मिलकर के एक लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की और उसके अंदर 1920 में उसका लिए हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क वगैरह में बना दिया। लेकिन जब लीग ऑफ नेशंस आपका बनाया गया तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें कुछ ऐसे देश थे, बड़े देश जैसे यूएसए है या ब्रिटेन था उस टाइम पर, वो देश इसके ऊपर अपनी कुछ डोमिनेटेड पावर का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब वो डोमिनेटेड हो जाते हैं। डोमिनेटेड का मतलब होता है वो किसी की सुनते नहीं है, यानी कि उसका मेन रीजन क्या रहा, जब वो किसी की मानेंगे नहीं तो रीजन क्या हो गया, 1939 से 1945 तक हमें झेलना पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ध्यान रखना, अगर मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करूं तो कब से कब तक हुआ है, 1939 से लेकर के 1945 तक। क्यों हुआ? क्योंकि ध्यान रखना, लीग ऑफ नेशंस जो 1920 में जिसका गठन हुआ था उसमें कुछ कंट्री अपना डोमिनेटेड पावर यूज करती हैं, वो किसी की मानती नहीं है, किसी की सुनती नहीं है। लाइक उसमें एक जर्मनी आप मान सकते हो, जर्मनी पोलैंड पे आक्रमण कर देता है और ध्यान रखना एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है 1939 से लेकर के कब तक हुआ, 1945 तक। अब जब 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला था तो उससे पहले मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब वर्ल्ड वॉर होता है तो उसमें याद रखना नुकसान दोनों साइड के देशों को झेलना पड़ता है, चाहे वो आप ध्यान रखना जीतने वाले देश हो चाहे हारने वाले देश हो। ऐसा ही हुआ जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस वर्ल्ड वॉर के दौरान पूरा वर्ल्ड जो था उसमें टू टाइप्स की कंट्री आपका देखने को मिली। और वो टू टाइप की कंट्री कौन कौन सी थी, एक बोला जाता था एलाइड नेशंस। याद रखना, एक एलाइड नेशन जिसके अंदर आपने मोस्टली जो देश सुने होंगे वो यूएस से सुना होगा या आपने यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम सुना होगा। देश ये एलाइडेड देश बोले जाते हैं। सेकंड बात करें तो एक देश वो थे जिनको एक्सिस पावर बोला जाता था, यानी कि वर्ल्ड में ये जो एक्सिस पावर वाले देश थे, और लाइक इसमें हम बात करें तो आपने जर्मनी सुना होगा, देन ये एक्सेस पावर देश था एक उस टाइम पे। बात कर रहे हैं जर्मनी के बाद आपने देन इटली सुना होगा, ये भी आपका एक देन एक्सेस पावर देश था। उसके बाद आपने जापान सुना होगा। देश जो पूरा वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, उस सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरे वर्ल्ड में जो अलाइड नेशंस हैं और
एक्सेस पावर देश हैं वो अब क्या चाहते थे, ध्यान रखना, ये दोनों साइड के जो देश थे वो अब चाहते थे पीस। रीजन क्या था? क्योंकि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर का परिणाम जानते हैं। यूएसए जो था उसने अपने एटम बम का देन हमला कर दिया था किस पे, जापान पे, हिरोशिमा और नागासाकी आपने सुने होंगे। उन जगह पे जब हमला किया तो अब क्या हो रहा है, कोई भी देश हो नुकसान सबका हो रहा है। तो इसके अंदर जो एलाइड नेशंस हैं या एक्सेस पावर नेशंस हैं वो क्या चाहते हैं, अब वो चाहते हैं पीस की, किसी तरीके से शांति हो जाए। और जब शांति के लिए जब ये दोनों देश इकट्ठे होते हैं तो एक ध्यान रखना चार्टर आता है जिसे बोला जाता है अटलांटिक चार्टर। पूछा जाता है आपसे कि अटलांटिक चार्टर, ध्यान रखना, अटलांटिक चार्टर कब आया था? तो अटलांटिक चार्टर पीस के लिए आया था। एंड ये कब आया था? देन ड्यूरिंग 1939 एंड 45 के बीच में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आया था। याद रखेंगे 1941 में। एग्जामिनर ने पूछ लेता है कई बार, क्या करता है, आपसे पूछा जाता है कि अटलांटिक चार्टर कब आया। अटलांटिक चार्टर कब आया? तो 1941 में आता है। इसके बाद क्या होता है कि अटलांटिक चार्टर के साथ साथ एक चीज और आती है जिसे बोला जाता है यूएन डिक्लेरेशन। ध्यान रखना, यूएन डिक्लेरेशन जो आता है वो आता है 1942 में। पूछा जाएगा कि यूनाइटेड डिक्लेरेशन कब आई है, तो यूनाइटेड डिक्लेरेशन कब आई है आप ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड डिक्लेरेशन आती है 1942 में। और याद रखना अटलांटिक चार्टर जो आता है वो कब आता है? 1941 में। क्या करने आ रहे हैं? ये इसलिए आए थे क्योंकि अलाइड नेशन और एक्सेस पावर नेशन अब क्या चाहते हैं? शांत। यहां से अब एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा किसके लिए? यूनाइटेड नेशंस के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब ये यहां पर आपका चार्टर आता है और डिक्लेरेशन आती है तो उस टाइम पर यूएसए के प्रेसिडेंट चल रहे थे जिसका नाम था एफडी रूजवेल्ट। ध्यान रखना, दिस एफडी रूजवेल्ट जो रहे हैं ये यूएसए के प्रेसिडेंट रहे थे। यूएसए के प्रेसिडेंट एफडी रूजवेल्ट एक नाम सुझाते हैं, यूनाइटेड नेशन। ध्यान रखना रे, पूछा जाता है यूनाइटेड नेशन जो नाम है, यूनाइटेड नेशंस जो नाम है, ये नाम किसने सुझाया था, यानी कि ये नाम किसने दिया था? तो यूनाइटेड नेशंस नाम दिया गया है एफडी रूजवेल्ट के द्वारा। अब ये एफडी रूजवेल्ट कौन है? तो मैं आपको बता दूं, आप ये साइड में जो पिक्चर देख रहे हो मेरे, ये है एफडी रूजवेल्ट। और एफडी रूजवेल्ट अमेरिका के 32nd यानी कि 32वें राष्ट्रपति रहे हैं और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये भी पूछा जाता है कि ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर हु इज यूएसए प्रेसिडेंट। तो यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर? तो ये यानी कि एफडी रूजवेल्ट 32nd राष्ट्रपति रहे हैं। और एक और इसकी खास बात और क्या है कि एफडी रूजवेल्ट जो हैं वो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं यूएसए के जो 3 टाइम यानी कि 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ध्यान रखना, क्योंकि अपना अमेरिका का जो संविधान है वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति यूएसए का जो राष्ट्रपति बनेगा वो केवल 2 बार बन सकता है। याद रखना, एकमात्र ये व्यक्ति है जिसका नाम है एफडी रूजवेल्ट। ये अमेरिका के कितनी बार राष्ट्रपति बने हैं? 3 बार। तो ध्यान रखना। वापिस चलिए बात करते हैं, एफडी रूजवेल्ट ने यूएन का नाम सजेस्ट कर दिया तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूएनओ जो हम बोलते आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो नाम किसने सुझाया? याद रखना, एफडी रूजवेल्ट ने। अब बात करें, अगर यूनाइटेड नेशंस नाम आ चुका है मार्केट में तो याद रखना किसने दिया था नाम, फिर बता देता हूं, एफडी रूजवेल्ट ने नाम दिया है यूनाइटेड नेशंस। और अब इसका ब्लूप्रिंट तैयार होगा। ब्लूप्रिंट में क्या कुछ होगा आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में उतार लो, मैं इसको रब कर रहा हूं।
यूनाइटेड नेशन का ब्लूप्रिंट कब तैयार किया गया? आपसे पूछा जा सकता है यूनाइटेड नेशन का ब्लूप्रिंट कब तैयार किया गया था। तो मैं आपको एक जगह बता देता हूं, यूनाइटेड नेशन का ब्लूप्रिंट कहां तैयार किया गया है। मैं एक जगह बता दूं, जैसे डम्बलटन एक जगह है, डम्बलटन मैं लिख देता हूं, डम्बलटन ऑक कॉन्फ्रेंस। याद रखना, डम्बलटन ऑक कॉन्फ्रेंस ये जगह यूएसए में है, वॉशिंगटन में। ध्यान रखना, डम्बलटन ऑक कॉन्फ्रेंस जो रही वो वॉशिंगटन डीसी जिसको बोला जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में याद रखना रे, यूनाइटेड नेशंस का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। ये बहुत आता है एग्जाम में कि यूनाइटेड नेशंस का ब्लूप्रिंट कहां पे तैयार किया गया। तो यूनाइटेड नेशंस का ब्लूप्रिंट डम्बलटन ऑक कॉन्फ्रेंस में तैयार किया गया। वेयर इज डम्बलटन ऑक कॉन्फ्रेंस, यानी कि ये जगह कहां पे है डम्बलटन, ये कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई, तो ध्यान रखेंगे वॉशिंगटन डीसी में। और ये ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था 1944 में। 42 में नाम आया था यूनाइटेड नेशंस। और बात करें इसका ब्लूप्रिंट कब तैयार होता है, तो यूनाइटेड नेशंस का ब्लूप्रिंट तैयार होता है 1944 में। कहां होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां पे बात करें तो ब्लूप्रिंट आपका तैयार हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि ये जो आपका ब्लूप्रिंट हो गया यूएनओ का तैयार, इसके बाद इसको साइन कब किया गया। तो मैं आपको एक तारीख बता देता हूं, 26 जून वो तारीख थी 1945। ध्यान रखेंगे, सैन फ्रांसिस्को जगह याद रखना, मैं लिख देता हूं सैन फ्रांसिस्को, ये जगह यूएसए के अंदर है। तो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में आपका याद रखना 26 जून 1945 को जो आपका ये यूएनओ का ब्लूप्रिंट था वो साइन हो गया। अब जब ये साइन हुआ तो एक तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूएनओ का जो ब्लूप्रिंट था वो कब तैयार हुआ था, 1944 में। कहां पे हुआ, तो डम्बलटन ऑक कॉन्फ्रेंस में हुआ था, हम पढ़ चुके हैं। बात करें कब साइन हुआ ये, और यूएनओ का जो ब्लूप्रिंट था वो साइन कब हुआ, तो 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में साइन हो जाता है। अब यहां से दिक्कत आती है कि जब ये ब्लूप्रिंट साइन हुआ तो इसमें साइन करने वाले देशों की संख्या कितनी थी, पूछा जा सकता है। इसमें देशों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो इसमें देशों की संख्या थी 50+1, यानी कि 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को जो आपका कॉन्फ्रेंस हुई उसमें 51 देशों ने यहां पर साइन किया। मैं यहां पे 51 इकट्ठा वर्ड नहीं लिख रहा हूं, 50+1 लिख रहा हूं, जिसका मतलब है कि 50 ने साइन किया उस दिन। और याद रखना कुछ देर बाद, कहने का मतलब एक देश और साइन कर देता है उसी दिन, याद रखना उसी कॉन्फ्रेंस में, जिसका नाम था पोलैंड। ध्यान रखेंगे, पोलैंड जो है एक यूरोप महाद्वीप का देश है, जर्मनी के साथ में ही लगता है। और पोलैंड जो है वो इसके ऊपर साइन कर देता है इस ब्लूप्रिंट पे, और ये हो जाते हैं टोटल 51 कंट्री, याद रखना, जिन्होंने साइन किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएनओ के फाउंडर मेंबर कितने हैं, तो यूएनओ के फाउंडर मेंबर कितने हैं, ध्यान रखना 51 है। हालांकि 50 साइन तभी हो गए थे, एक कुछ देर बाद आपका साइन करता है। और वो एक देश कौन सा है जिसने थोड़ी देर बाद साइन किया था, वो था पोलैंड। इस पोलैंड के बारे में भी ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब कर रहा हूं। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है सिंपल सा, यूएनओ नाम किसने सुझाया था, तो एफडी रूजवेल्ट ने सुझाया। ब्लूप्रिंट कब तैयार हुआ, 44 में। कहां पे हुआ था, तो ध्यान रखना डम्बलटन ऑक कॉन्फ्रेंस में हुआ था। 26 जून आपका 1945 को 51 कंट्री उस पर साइन करके उसको लागू कर देते हैं, यानी कि ब्लूप्रिंट को लागू कर देते हैं। लेकिन अब बात आती है कि यूएनओ जो है वो आपका फोर्स में कब आया, मतलब ध्यान रखना फोर्स मतलब होता है कि उसने अपनी पावर का यूज करना कब स्टार्ट किया। यूएनओ फोर्स में कब आया, याद रखेंगे यूएनओ फोर्स में आता है 24 अक्टूबर 1945 को। और ध्यान रखना ये जाना जाता है 24 अक्टूबर यूएनओ डे के रूप में। आपसे पूछा जाता है यूएन डे कब मनाया जाता है, तो हम यूएन डे हर साल 24 अक्टूबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि यूएनओ जो था वो
फोर्स में आया था 24 अक्टूबर 1945 को। अब जब ये फोर्स में आ चुका है तो बात करते हैं इसके मेंबर कितने सदस्य देश हैं। तो अभी हम पढ़ चुके हैं 51 आपके फाउंडर मेंबर हैं, लेकिन मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। वर्तमान में अगर इसके हम मेंबर की बात करें तो वर्तमान में इसके मेंबर चल रहे हैं 139, यानी कि 193 देश यूएनओ के मेंबर प्रेजेंट हैं वर्तमान में। और मैं आपको बता दूं जो लास्ट में जुड़ने वाला देश है वो है आपका साउथ सुडान। सबसे लास्ट में इसका मेंबर बनने वाला देश जो है वो है साउथ सुडान। साउथ सुडान जो देश है वो 2011 में यूएनओ का मेंबर बना था। तो पूछा जा सकता है आपसे वर्तमान में मेंबर कितने हैं, तो वर्तमान में 193 हो गए। लास्ट मेंबर कौन सा था, देन साउथ सुडान है लास्ट मेंबर। और कब बना इसका मेंबर, ये 2011 में। याद रखना फाउंडर कितने थे, 51, यानी कि 51 आप कह सकते हो। अब बात करते हैं मेंबर हमें पता चल गया है, फोर्स में कब आया पता चल गया। अब बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। ध्यान रखना अगर मैं यूएनओ के हेडक्वार्टर की बात करूं तो यूएनओ का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में चल रहा है। न्यूयॉर्क सिटी हडसन नदी के किनारे है और अमेरिका का एक शहर है। तो न्यूयॉर्क में इसका है हेडक्वार्टर है। और ये हेडक्वार्टर ध्यान रखना कहां पे है, पूछा जाए तो एग्जैक्ट जगह भी बता दूं, मैनहट्टन द्वीप है, मैनहट्टन आइलैंड। याद रखना पूछा जा सकता है कि ये कहां पे है, तो मैनहट्टन आइलैंड है वो जहां पर न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है किसका, यूएनओ का। तो मैनहट्टन आइलैंड न्यूयॉर्क, यहां पर इसका हेडक्वार्टर चल रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि जिस बिल्डिंग में इसका हेडक्वार्टर है उस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट कौन था, डिजाइनर आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं आपके लिए यहां पे लिख देता हूं उसका आर्किटेक्ट कौन रहा है। तो उसका आर्किटेक्ट रहा है, याद रखेंगे व्यक्ति का नाम है, पूछा जा सकता है आपसे वैलेस हैरिसन। आप इसे फर्म भी कह सकते हो, याद रखना वैलेंस हैरिसन। पूछा जाएगा कि इसका आर्किटेक्ट कौन रहा है, तो इसका आर्किटेक्ट कौन था, वैलेंस हैरिसन जो है वो यूएनओ की जो बिल्डिंग है प्रेजेंट न्यूयॉर्क में मैनहट्टन आइलैंड पे, उसका आर्किटेक्ट रहा है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन हल्के से डेप्थ चल रहे हैं, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहना। मैं एक बार इसका रिव्यू दे दूं फटाफट। हमने क्या पढ़ा है अभी तक, हमने जस्ट पढ़ा है यूएनओ कब आया था, नाम किसने सुझाया, पढ़ा है फोर्स में कब आया था, पता चल गया यूएनओ डे कब मनाया जाता है, मेंबर प्रेजेंट कितने हैं, पहले कितने थे, हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यूयॉर्क में। और बात करते हैं आर्किटेक्ट कौन है, तो हैरिसन। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्योंकि इसे रनिंग हैंड में स्क्रीनशॉट लेते समय आपका डाटा मिस हो सकता है। मैं इसको रब कर रहा हूं। अब बात करते हैं कि यूएनओ का गठन तो हो गया, लेकिन यूएनओ का एम क्या है, इसका गठन किया क्यों गया। तो हम स्टार्टिंग से जब से पढ़ रहे हैं हमें पता चल रहा है कि इसका गठन इसलिए किया गया था कि पूरे विश्व में शांति बनाई जा सके। यानी कि यूएनओ का गठन ही इसलिए हुआ है, उसका उद्देश्य यही है कि पूरे विश्व में क्या बनाई जा सके, शांति स्थापित की जा सके। लेकिन अकेला शांति के साथ ये कुछ और भी काम करता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो इंटरनेशनल जस्टिस की भी बात करते हैं। याद रखना अगर इंटरनेशनल बात करें जस्टिस यानी कि किसी को न्याय नहीं मिलता है तो वो ध्यान रखना इंटरनेशनल जस्टिस भी आपका यूएनओ का एम है। इसके साथ में अगर बात करें तो ह्यूमन राइट्स, याद रखेंगे ह्यूमन राइट्स की अगर मैं बात करता हूं तो ह्यूमन राइट्स जो है वो भी आपका किसका एम रहा है, यूनाइटेड नेशंस का एम है। पीस हो गया है, इंटरनेशनल जस्टिस हो गया है, ह्यूमन राइट्स हो गया है। और एक और मैं आपको बता देता हूं नंबर 4 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये भी आपसे पूछा जा सकता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि पूरे विश्व में जो भी व्यक्ति जिस हालत में रहते हैं उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा अप करना, उसके लिए ये फर्म कुछ काम करती है। इसके बहुत सारे कुछ ऑर्गन्स हैं जो इन चीजों पे वर्क
वर्क करते रहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका एम क्या है आपसे पूछा जा सकता है। यूएनओ में हम नेक्स्ट बात करते हैं उसकी लैंग्वेजेस की। अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूं कि यूएनओ के अंदर लैंग्वेज जो है वो कितनी लैंग्वेज में हम वर्क करा सकते हैं, तो आप ध्यान रखना, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। सीधे याद नहीं भी होगा, लेकिन ट्रिक अगर यूज करोगे तो आप आसानी से याद कर पाओगे। ट्रिक क्या है, मैं आपको एक सरफेस वर्ड लिख रहा हूं, ध्यान रखना, सरफेस, SURFACE, ध्यान रखेंगे। अब यहां से एक वर्ड आपने सुना, देन सरफेस वर्ड, लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये जो सरफेस वर्ड है ये इंग्लिश के ग्रामेटिकली वर्ड की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं अपने यूएनओ से रिलेटेड ट्रिक की, तो आपको सरफेस की स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और वो स्पेलिंग हो जाती है SRFACE, मतलब यू स्किप करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो आपके कौन कौन सी यहां पर लैंग्वेजेस हैं जो यहां पे काम करेंगी। देखिएगा, सबसे पहले बात कर रहे हैं तो स्पेनिश पूछा जा सकता है, सबसे पहले द स्पेनिश लैंग्वेज है। बात करें नेक्स्ट, रशियन लैंग्वेज हो गया, फ्रेंच आपसे पूछा जा सकता है, फ्रेंच है। उसके बाद अरबिक लैंग्वेज इसके अंदर है। बात कर रहे हैं, सी स्टैंड फॉर चाइनीज, जिसको आप मंडेरिन लैंग्वेज बोलते हैं, और ई स्टैंड फॉर बात करें तो इंग्लिश। इंग्लिश ध्यान रखना, तो यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज हो गई है, इंग्लिश हो गई है, चाइनीज हो गई है, अरबिक हो गई है, फ्रेंच हो गई है, और रशियन हो गई है, एंड स्पेनिश यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताता चल रहा हूं, स्टार्टिंग में ये लैंग्वेज 6 नहीं होती थी, यानी कि वर्तमान में कितने लैंग्वेज में आप वहां पे काम करा सकते हो, एक्सेप्टेबल लैंग्वेज कौन सी है, 6 है, तो वो आपके सामने है। स्टार्टिंग में नहीं थी, स्टार्टिंग में 5 लैंग्वेज थी और लास्ट जोड़ी गई है अरबिक। ध्यान रखना, यूएनओ में लास्ट जोड़ी गई लैंग्वेज कौन सी है, अरबिक। और याद रखना, जो ये 5 आपके बात कर रहे हैं, तो 5 आपके ये जो जितने भी हमने यहां पे पढ़ी हैं, ये पांचों लैंग्वेज कौन सी कंट्री की हैं, परमानेंट मेंबर जो हैं, यानी कि P5 वर्ड से डिनोट कर रहा हूं, परमानेंट मेंबर उनकी लैंग्वेज है। याद रखना, परमानेंट मेंबर कौन कौन से परमानेंट मेंबर, अभी जस्ट मैं आगे बता दूंगा जब हम इसके ऑर्गन पढ़ेंगे। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा है, ये लैंग्वेजेस कितनी हो गई हैं, 6 लैंग्वेज, स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज और इंग्लिश। बात करें सबसे लास्ट कौन सी जोड़ी गई है, दिस अरबिक, और जो बची हुई 5 हैं वो वर्ल्ड के टॉप जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं इसके, उनकी लैंग्वेजेस हैं। तो परमानेंट मेंबर यूएनओ के कितने हैं, 5। आगे काम आएगा, इसको जस्ट याद रखिएगा आप साथ में। अब यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे, लैंग्वेज के अंदर कितनी लैंग्वेज की वर्किंग लैंग्वेज पूछा जा सकता है कि इसके अंदर आपका वर्किंग लैंग्वेज कितनी चल रही है। तो वर्किंग लैंग्वेज ये 6 की 6 वर्किंग नहीं है, वर्किंग लैंग्वेज 2 है केवल। और दिस बात करें कौन कौन सी, तो एक है इंग्लिश और सेकंड एक है आपका फ्रेंच। ध्यान रखना, एक इंग्लिश है और एक फ्रेंच, 2 ही लैंग्वेज हैं जो यहाँ पे वर्किंग लैंग्वेज मानी जाती हैं यूएनओ की। आप कॉपी करिए, पढ़ रहे हैं इनके ऑर्गन्स, यूएनओ के कौन कौन से ऑर्गन हैं और वो क्या काम करते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑर्गन की बात कर लेते हैं। अगर यूएनओ के ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन में सबसे पहला ऑर्गन यूएनओ का आता है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ध्यान रखेंगे, अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात की जाती है, इसे हिंदी में महासभा हम कह देते हैं। महासभा की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, जो 193 मेंबर सदस्य देश हैं वो सारे इसका पार्ट होते हैं। अतः यानी कि मैं इसको कह सकता हूं कि इसके मेंबर संख्या में कितने हो गए, 193। इसके अंदर अगर मैं यूएनजीए की बात कर रहा हूं तो यूएनजीए के सदस्य देश कितने होते हैं, 193। इसको अगर अच्छे से समझना है तो आप यहां पे एक फिगर देखिए, ये जो फिगर आप देख पा रहे हो ये है जनरल असेंबली की पिक्चर। यहां पे आपको बहुत
सारी चेयर नजर आ रही होंगी और इन चेयर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो यूएनओ के 193 सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों के बैठने की जगह है। ये कहने का मतलब प्रत्येक देश का सदस्य जो यूएनओ का मेंबर है उनका प्रतिनिधित्व जो कर रहा है देश का वो यहां पर बैठता है। तो ये पिक्चर आप थोड़ी सी माइंड में साथ साथ ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि जो इसके जितने भी मेंबर्स हैं यानी कि ऑल द मेंबर्स इसके पार्ट होते हैं और इसके अंदर ध्यान रखना ये जो आपने पिक्चर देखी थी उस पिक्चर के अकॉर्डिंग यूएनजीए काम क्या करता है। याद रखना पूरे एक मीटिंग लेता है पूरे वर्ल्ड के देशों की, किस लिए लेता है, पूरे वर्ल्ड में हम शांति कैसे कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना अगर मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं तो सिक्योरिटी पर चर्चा करने के लिए ये होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसके ऊपर तो ध्यान रखना देन बजटरी के ऊपर चर्चा अगर करनी है तो ये 193 मेंबर इसके सदस्य जो होते हैं वो वहां पर इकट्ठा होते हैं, मीटिंग होती है वहां पे। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसी नए देश को ऐड करना है तो यहां पे चर्चा होती है, किसी देश को अगर सस्पेंड करना है तो ध्यान रखिएगा तो यहीं पे चर्चा होती है, किसी देश का एक्सपल्सन करना है मतलब अगर मैं बात करूं किसी देश का एक्सपल्सन करना है कहने का मतलब डेली इश्यूज जो होते हैं पूरे वर्ल्ड में उन पर चर्चा करने के लिए यूएनजीए का गठन किया गया है। तो मैं आपका यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं डेली इश्यूज। तो डेली इश्यूज जो भी पूरे वर्ल्ड में हैपन होते हैं उन पर चर्चा होती है जो अभी पिक्चर देखी उस असेंबली में और यहां पर पूरे वर्ल्ड के 193 देशों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा ये सारे देश हिस्सा लेते हैं अपनी अपनी राय रखते हैं, लेकिन अगर मैं बजटरी की बात कर रहा हूं तो बजटरी पार्ट ऐसा है यूएनजीए का जिसके लिए सभी देश जो हैं वो बाइंडेड हैं। मतलब ये बाइंडेड का मतलब समझिएगा यूएनजीए का बजटरी पार्ट का मतलब था कि जो भी वर्ल्ड में देश हैं उनके जितना भी बजट इसको चलाने के लिए खर्चा आता है वो सभी देश बाध्य हैं उनको देना पड़ेगा। याद रखना उसमें कोई भाईचारा भाई बंधुता कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं वो नॉन बाइंडिंग में आते हैं। उसके लिए आप दे रहे हो कुछ राय दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, लेकिन ध्यान रखना जब यहां पे वोटिंग राइट्स होता है जिस भी देश के पास वो 2/3 से पास होता है। ये भारतीय संसद में भी होता है ऐसा, भारतीय संसद में कोई भी बिल होता है वो 2/3 से मैंडेटरी है पास होना 2/3 से। तो सेम यहां पर भी यूएनजीए का भी 2/3 से पास होना जरूरी है किसी भी बिल का। इसके प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो यूएनजीए का जो प्रेसिडेंट होता है याद रखिएगा अगर मैं प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं तो प्रेसिडेंट 1 ईयर के लिए चुना जाता है, 1 साल के लिए प्रेसिडेंट चुना जाता है। जो टर्म होती है वो 1 साल होती है, उसके बाद इसको फिर से चेंज कर दिया जाता है। बाकी की अगर यहां पे बात करें तो ध्यान रखना हर साल सितंबर माह में इसकी मीटिंग स्टार्ट होती है। मतलब सितंबर जो आएगा अभी आगे चल के उसमें इसकी एक मीटिंग होती है यानी इसका सेशन स्टार्ट होता है। कब शुरू होता है यूएनजीए का सेशन? सितंबर में। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गन की। सेकेंड ऑर्गन की अगर बात कर रहे हैं या यूएनओ का सेकेंड पार्ट जो है वो यूएनएससी है। यूएनएससी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ध्यान रखना यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसे आप सुरक्षा परिषद के नाम से भी जाने जाता है। इसको आप जानते हो इसको सुरक्षा परिषद के नाम से यूएनएससी। इसका मतलब क्या होता है? इसे कहा जाता है ध्यान रखना पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। पूछा जा सकता है आपसे पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड यूएनओ के किस पार्ट को कहा जाता है? तो पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड ये संज्ञा किसे दी जाती है? याद रखना सिक्योरिटी काउंसिल को कहा जाता है। वर्ल्ड पुलिस में संबंधित एक वर्ड और आपने सुना होगा इंटरपोल। याद रखना वो पूरे विश्व की पुलिस के लिए यूज होता है, उसका संबंध इससे नहीं है। मैं फिर बता देता हूं पूरे विश्व की जो पुलिस है उससे मैच्योरिटी में एक पूरे वर्ल्ड की एक पुलिस तैयार की जाती है जिसे हम इंटरपोल बोलते हैं, लेकिन इस
इसका और इसका संबंध आपस में नहीं है, तो आप इसे इंटरपोल से लिंक ना करें। आप पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? यूएनओ का एक पार्ट है जिसे हम यूएनएससी कहते हैं। यूएनएससी के मेंबर की अगर मैं संख्या में बात करूं तो यूएनएससी के मेंबर संख्या में 15 होते हैं, 5 एक है और 10 एक है। ध्यान रखिएगा, 5 मेंबर परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 मेंबर जो हैं वो नॉन परमानेंट हैं। ध्यान रखिएगा, 5 मेंबर परमानेंट हैं और यहां पे 10 मेंबर हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं। 5 परमानेंट मेंबर, कौन से 5 परमानेंट मेंबर हैं ये? ध्यान रखना, ये वो परमानेंट 5 मेंबर हैं जिन्होंने, ध्यान रखेंगे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में विजय हासिल की थी। मतलब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में जीते थे रे। 5 ध्यान रखिएगा परमानेंट मेंबर, जिसमें आपने नाम सुना होगा, यूएसए नाम सुना होगा आपने, उसके बाद रशिया सुना होगा, चाइना सुना होगा, ध्यान रखना, यूके यूनाइटेड किंगडम सुना होगा। अब इसके साथ एक और चीज ध्यान रखना, एक और आता है फ्रांस। पहले फ्रांस को ऐड करना नहीं चाहते थे वो, लेकिन एक यूके के उस टाइम पर पीएम चल रहे थे विंस्टन चर्चिल, उसने कहा था कि केवल 2 ही देश बचे हैं, एक जर्मनी बचा हुआ है और एक यहां पर कौन बचा हुआ है? फ्रांस बचा हुआ है। तो जर्मनी तो हार गया, इसलिए फ्रांस को ऐड करने की सलाह किसने दी थी? विंस्टन चर्चिल। हुज विंस्टन चर्चिल? देन ये आप ध्यान रखिएगा, कौन था विंस्टन चर्चिल? ब्रिटिश पीएम ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो ध्यान रखेंगे, 5 मेंबर जिन्होंने आपका विश्व सेकंड वर्ल्ड वॉर में जीत हासिल की थी, उन्हें बोला जाता है 5P5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ। याद रखेंगे ये 5। बात करते हैं इन 10 की, तो आप अब एक स्क्रीन पर देखिए, ये जो स्क्रीन पर आप पिक्चर देख रहे हो ये कौन से हैं? ये आपका यूएनएससी की एक बैठक का पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें सदस्य देश आप 15 देख पा रहे होंगे, और अगर इन 15 सदस्यों की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें 15 सदस्य कौन कौन से हैं? 5 आप ऊपर टॉप पे देखिएगा, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। इसके साइड में 5 हैं और साइड में 5 हैं, जिसमें आपने सुना होगा, तो आप ध्यान रखेंगे, नाम इसके अंदर आप देख सकते हो, जैसे आपका इथोनिया है, वियतनाम है, इंडोनेशिया हो गया, डोमिनिशिया रिपब्लिक है, उसके बाद सेंट वैकेंट एंड द जेनेड्रीज है, उसके बाद ट्यूनिसिया है, नाइजर है, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, ध्यान रखेंगे, बेल्जियम। तो मैं आपको बता दूं दिस, ये जो आपके 10 मेंबर हैं ये आपके सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं अकॉर्डिंग टू 2020। तो आप ध्यान रखिएगा 2020 के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर कौन कौन से हैं, ये स्क्रीन पर जो आप पिक्चर देख रहे हो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपके काम आएगा। अब देखिए, जो आपने अभी पिक्चर देखा था उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया 5P कौन से हैं। और 5P की एक खास बात और बता दूं, ये 5P यूज करते हैं अपनी एक पावर जिसको आप जानते हो वीटो के नाम से। ये अपनी वीटो यूज कर सकते हैं। वीटो का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, भारत जो है वो चाहता है कि वो भी आपका P में शामिल हो, P मतलब परमानेंट मेंबरशिप में शामिल हो जाए, लेकिन एक देश भी अगर इनमें से मना कर देता है, इन 5P में से, ध्यान रखना नहीं हो सकता। और हमारे लिए मना कौन कर रहा है? चाइना। तो ध्यान रखना, कहने का मतलब क्या है? 5 देशों में से एक भी देश अगर डिनाई कर देगा, ना में वोट डालेगा, तो वो पूरी वर्ल्ड में वो चीजें नहीं मानी जाएगी। कहने का मतलब चाइना जैसे टांग अड़ाता है भारत की परमानेंट सदस्यता के लिए। तो आप मेरे को बताइए, कमेंट करके बता दो फटाफट, क्या भारत को सदस्यता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, थर्ड ऑर्गन। अगर मैं यूएनओ के थर्ड ऑर्गन की बात कर रहा हूं तो यूएन सेक्रेटेरिएट, यूएनएस जो है, सेक्रेटेरिएट का मतलब होता है सचिवालय, सचिवालय, और इसका जो हेड होता है उसे बोला जाता है सचिव। कहने का मतलब क्या हो गया कि यूएनएस जो है वो यूएनएस आपका सेक्रेटेरिएट है, कहने का मतलब सचिवालय है जिसका हेड होता है सचिव। और अगर मैं बात कर रहा हूं तो जनरल सेक्रेटरी इसे बोलते हैं, ध्यान रखना, केंद्रीय सचिव जो हम कहते हैं जनरल सेक्रेटरी, याद रखेंगे। और जनरल सेक्रेटरी अगर मैं वर्तमान में बात कर रहा हूं तो जनरल सेक्रेटरी कौन चल रहे हैं? आपके एंटोनियो गुटेरस। ध्यान रखिएगा, एंटोनियो, ये वर्ड है एंटोनियो गुटेरस,
ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे। एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी हैं, किसके हैं? यूएनओ के। यूएनओ में जनरल सेक्रेटरी यूएनएस से बिलोंग करता है, सचिवालय से बिलोंग करता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रखना, एंटोनियो गुटेरस जो अभी वर्तमान में पुर्तगाल से हैं, ये आपको पता होगा, पुर्तगाल से। और आपको एक अच्छी चीज और बता देता हूं, ध्यान रखना कि जो भी इसका सचिव अपॉइंट किया जाएगा वो कौन करता है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, जनरल असेंबली अपॉइंट करती है जनरल सचिव को। कहने का मतलब जनरल सेक्रेटरी को जनरल असेंबली आपका याद रखेंगे उसको नियुक्त करती है, रिकमेंडेशन ऑफ, याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल की और आपके रिकमेंडेशन पर जनरल असेंबली जो है वो सचिव अपॉइंट करती है। और वर्तमान में सचिव कौन है? पुर्तगाल के चल रहे हैं, एंटोनियो गुटेरस। और एक चीज और अच्छी क्या है, ध्यान रखना, ये जितने भी सचिव होंगे ये P5 के देशों से बिलोंग नहीं कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, आज तक का कोई भी जनरल जो सचिव है यूएनओ का वो अमेरिका का नहीं बना है, ध्यान रखेंगे, वो फ्रांस का नहीं बना है, रशिया का नहीं बना है, चाइना का नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? ध्यान रखेंगे, वो इसलिए नहीं बना है क्योंकि इसके प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है कि वो नहीं हो सकते हैं P5 का सदस्य। बात करें अगर यूएनएस की तो फर्स्ट सचिव आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके पहले सचिव कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, दिस नॉर्वे के थे, जिनका नाम सुना होगा आपने, ट्रिगवेली। याद रखेंगे, दिस ये नाम आपने सुना होगा, ट्रिगवेली कह सकते हो। ये आपके फर्स्ट सचिव थे किसके? यूएनओ के। ध्यान रखेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे सचिव जो है उसे क्या कहा जाता है? जो सचिव है उसे एक तो कहा जाता है डिफैक्टो स्पोक पर्सन। डिफैक्टो स्पोक पर्सन पूछा जा सकता है कि स्पोक्स पर्सन किसे कहा जाता है? तो डिफैक्टो स्पोक्स पर्सन किसे कहा जाता है? सचिव को। और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी इसे ही बोलते हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। क्वेश्चन ये ध्यान रखने हैं आपको रे, दो ये वर्ड हैं, डिफैक्टो स्पोक पर्सन किसे बोलते हैं? तो डिफैक्टो स्पोक पर्सन सचिव को कहा जाता है। प्रेजेंट कौन चल रहे हैं? एंटोनियो गुटेरस हैं। और एक और कहा जाता है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये भी किसे कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, सचिव को कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ ऑर्गन की अगर बात की जाए तो यूएनओ का फोर्थ ऑर्गन जो है उसे जानते हैं आईसीजे के नाम से। आईसीजे का मतलब है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। याद रखना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सबसे पहली बात तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो याद रखेंगे द हेग, हेग में है। और वेयर इज हेग? नीदरलैंड। आप एक चीज और ध्यान रखना, यूएनओ के जितने भी ऑर्गन्स हैं इसको छोड़ करके आईसीजे को, बाकी सबके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पर। और बाकी अगर बात करें आईसीजे की तो आईसीजे का हेडक्वार्टर आपको पता चल गया होगा, द हेग में है। वेयर इज हेग? नीदरलैंड में चल रहा है। अगर आईसीजे की बात कर रहे हैं तो इसमें जजों की संख्या आपसे पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा 10+5 यानी कि 10 अन्य जज होते हैं, 5 मुख्य जज होते हैं। एक चीज और यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पर जितने भी जज चुने जाते हैं उन जजों का टाइम जो होता है वो ध्यान रखेंगे 9 ईयर होता है। मतलब कार्यकाल 9 साल का होता है इन जजों का। 9 साल के लिए चुने जाते हैं। अगर टर्म की बात करें तो 1 साल भी रह सकते हैं, 2 भी रह सकते हैं, 3 भी रह सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन अभी तक नहीं है। तो ध्यान रखेंगे यहां पर जजों का कार्यकाल कितना हो गया? 9 ईयर। लेकिन इसका जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसमें भी वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट होता है, उनका जो टर्म होता है वो होता है 3 साल के लिए। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आईसीजे की एक और क्या बात है, ध्यान रखना, 1946 में इसने अपना वर्किंग स्टार्ट किया था। 45 में स्थापना हो चुकी है यूएनओ की, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ने 46 में वर्किंग की है। तो इसने अपनी वर्किंग कब की है ये पूछा जा सकता है। आपने वर्किंग स्टार्ट की थी 1946 में। एक चीज और देखो, यहां पे बात कर रहे हैं 15 जज होते हैं, क्या अभी तक कोई भारत का जज इसमें गया है? ये आज के लिए आपका होमवर्क है। आपने खुद ढूंढना है कि कौन कौन से जज यहां पर भारत के अपॉइंट हुए हैं। मुझे कमेंट में जरूर बताना इसके बारे में। लेकिन वर्तमान में कौन है वो मैं बताता चल रहा हूं, दलबीर भंडारी।
भारत से दलबीर भंडारी हैं, जो अभी वर्तमान में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वहां पर जज हैं। कार्य क्या करता है वो आपको पता चल गया होगा, जस्टिस मतलब न्याय के लिए काम करता है। बात कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। 2 पार्ट और बचे हुए हैं इसके, मैं दोनों पार्ट इकट्ठे लिख देता हूं, नंबर 5 और नंबर 6। अगर नंबर 5 की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, नंबर 5 है इकोशॉक और नंबर 6 अगर बात करें तो ट्रस्टीशिप। याद रखेंगे दिस ट्रस्टीशिप, अगर बात करें काउंसिल तो ट्रस्टीशिप काउंसिल है एक, और एक है आपका इकोशॉक। दोनों का मतलब क्या है? इकोशॉक का मतलब है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। याद रखना, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल नाम से पता चल रहा है। मेंबर की अगर बात करें तो इसके मेंबर जो हैं वो संख्या में कितने होते हैं? 54 होते हैं। 54 देश इसके मेंबर होते हैं, और जो 54 देश इसके मेंबर होते हैं वो 3 साल के लिए चुने जाते हैं। 3 साल के बाद देन आपका 1/3 के अकॉर्डिंग देन उनको हटाया जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 3 साल के लिए ये 54 मेंबर इकोसॉक के लिए होते हैं, लेकिन इसका जो प्रेसिडेंट होता है उसकी टर्म होती है 1 ईयर, यानी कि एवरी ईयर जो है उसका प्रेसिडेंट चेंज होता चला जाएगा, देश बदलेंगे 3 साल में। कहने का मतलब 54 टोटल सदस्य देश हैं, 3 साल के लिए काम एक देश के लिए होगा, उसके बाद आपका टर्न चलता रहता है और प्रेसिडेंट 1 साल के लिए होता है। बात करें इकोसॉक का काम क्या है, नाम से पता चल रहा है इकोनॉमी एंड सोशल। पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी की हालत क्या चल रही है, किसे किस चीज की जरूरत है, उसके लिए ये इकोसॉक काम करता है। हेडक्वार्टर इसका भी न्यूयॉर्क में ही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो इकोसॉक फर्म है वो पूरे साल के दौरान एक बार आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के मीटिंग जरूर करते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के देशों की इकोनॉमी की हालत आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक अच्छे से बयां करते हैं। बात करते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल सबसे पहले तो ये 1994 से वर्क नहीं कर रही है, मतलब प्रेजेंट 5 आपकी ऐसे ही ऑर्गन्स हैं जो काम कर रही हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल 94 से काम नहीं कर रही है। लेकिन होती क्या थी, ट्रस्टीशिप जो काउंसिल थी वो क्या होता था कि जो ब्रिटिश कॉलोनियां होती थी, मतलब अंग्रेजों के राज के टाइम पर कुछ ऐसी कॉलोनियां थी जिसमें ब्रिटिश राज कर रहे थे, उनके ऊपर उनके हेड जो है, उनकी समस्याएं जो है, जो भी वहां पर दिक्कत आ रही थी उनको देखरेख करना किसका काम होता था? ट्रस्टीशिप काउंसिल का। वर्तमान में ट्रस्टीशिप काउंसिल आपकी काम नहीं कर रही है। तो ये थे यूएनओ के 6 पार्ट जिन्हें अभी हमें पढ़ा है। वर्तमान में फिर बता देता हूं, 5 पार्ट काम कर रहे हैं, 6ठा ट्रस्टीशिप काउंसिल 94 से वर्क में नहीं है। बात करते हैं कुछ मिसलेनियस। तो मिसलेनियस से यहां पे क्या चीजें ध्यान रखना है, एक तो इसकी प्रियम्बल आपको याद रखनी है। यूएनओ की प्रियम्बल किसने तैयार की थी, तो व्यक्ति का नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, फील्ड मार्शल। व्यक्ति ध्यान रखेंगे फील्ड मार्शल समट, व्यक्ति ने याद रखेंगे फील्ड मार्शल समट रहे हैं जिन्होंने यूएनओ की प्रियम्बल तैयार की है। ये एग्जामिनर डाल देता है कि यूएनओ की प्रियम्बल किसने तैयार की। ध्यान रखेंगे प्रियम्बल तैयार करने वाला व्यक्ति कौन था, फील्ड मार्शल है, समट नाम है उसका। नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, इसका फ्लैग पूछा जा सकता है। फ्लैग, आप एक चीज देखिए, यहां पे आप एक पिक्चर देख पा रहे हो, ये पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हो, इसका एक फ्लैग देख पा रहे हो। फ्लैग में क्या है, इसके अंदर याद रखना 2 ऑलिव ब्रांच आप साइड में देख पा रहे होंगे। 2 ऑलिव ब्रांच बोल रहा हूं, मतलब 2 ऑलिव ब्रांच। ये एग्जामिनर डालता है कि यूएनओ का जो फ्लैग है या सिंबल है उसके अंदर साइड में किस चीज की जो 2 ब्रांच या पत्तियां आपको देख पा रहे हो वो किस पेड़ की हैं। याद रखना 2 ऑलिव ब्रांच आप देख पा रहे हो, साइड में 2 ऑलिव ब्रांच हैं, बीच में आप ध्यान रखना वर्ल्ड मैप है, यानी कि विश्व मैप बीच में दे रखा है, साइड में 2 ऑलिव ब्रांच हैं, बैकग्राउंड ब्लू आप देख पा रहे होगे। ये है नेशनल फ्लैग, ये भी 3:2 के रेशियो में ही है, ध्यान रखेंगे। तो नेशनल फ्लैग आपने देख लिया होगा, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट अगर यहां से बात कर रहे हैं तो एक चीज और ध्यान रखना, अब पीस के लिए आपसे पूछा जा सकता है, इसकी पीस कीपिंग के लिए एक फोर्सेस है यूएनओ की, दिस पीस कीपिंग के लिए पीस कीपिंग फोर्सेस, कहने का मतलब पूरे विश्व में प्रत्येक देश की, जिस भी देश की यहां पर फोर्सेस जाती हैं पीस के लिए, शांति के लिए, उसे ब्लू हेलमेट कहा जाता है। पूछा जा सकता है दिस ब्लू हेलमेट,
ब्लू हेलमेट, इसे ब्लू हेलमेट कहा जाता है। फिगर देखिए, ये जो आप फोर्सेस देख पा रहे हो, इन्होंने कैप पहनी हुई है और कैप पे ब्लू कैप है, इसलिए इन्हें ब्लू हेलमेट बोलते हैं। और कैप के ऊपर यूएन आप लिखा देख सकते हो। तो ध्यान रखना, ये है पीस कीपिंग फोर्सेस। तो यूएनओ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो आज हमने क्लियर किया। आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको कुछ समझ आया होगा। हाँ, अगर आज का लेक्चर आपके लिए इफेक्टिव था तो आप इसको शेयर करना ना भूलिएगा। आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।